Hello, dear students. Welcome back to the class of power system. I hope you all are doing well. In previous lecture, we have discussed different type of transmission systems, in which we have discussed about high voltage DC, high voltage AC, and extra high voltage AC transmission system. Today, we are going to discuss uh, जो हमारे जो मेन सिस्टम है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक पावर के, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट पार्ट, and in that we will be covering overhead and underground systems. Okay, so let's first write it over. So let's start it with writing it. Overhead and underground. Okay, now what will be in my overhead system? Sorry. So what will we have in our overhead system? तो सिंपली ओवरहेड सिस्टम होते क्या हैं? वो सिस्टम जिसमें जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसमिट हम करते हैं वो किससे करते हैं? टावर्स हो गए या फिर तो पोल्स हो गए, ठीक है, कंक्रीट के जो पोल्स होते हैं, स्टील के पोल्स होते हैं, उनके थ्रू जब हम लोग इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिट करते हैं तो वो सिस्टम हो जाती है ओवरहेड सिस्टम. एंड अंडरग्राउंड, नाम से ही आप समझ सकते हो कि जो हमारे ट्रांसमिशन केबल्स होंगे उनको हम क्या करेंगे? अंडरग्राउंड कर देंगे, ठीक है, ज़मीन में गड्ढा गड्ढा बना के उसके अंदर वी विल बी बरिंग दैट केबल ऑफ आर्ट्स. ओके, सो वो हो गया अंडरग्राउंड सिस्टम, ठीक है. और जब आप अंडरग्राउंड सिस्टम यूज़ करते हो तो आप जो इंसुलेशन यूज़ करते हो, ठीक है, जो इंसुलेशन यूज़ करते हो दैट शुड बी मोर थिकर, ठीक है. और वो क्यों हम करते हैं, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दैट इन टुडेज लेक्चर. सो अंडरग्राउंड सिस्टम्स जो है वो जो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, रशिया हो गया, यूके हो गया, उन कंट्रीज़ में अंडरग्राउंड सिस्टम्स जो हैं यूज़ होते हैं, ठीक है. बट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है लाइक इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड फ्यू ऑफ अदर यूरोपियन, अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज़, वहाँ पे मोस्टली ओवरहेड को हम लोग प्रेफर करते हैं. वाई? द सिंपल रीज़न इज़ underground is very expensive. Why is it expensive? We will be discussing it in detail in today's lecture. Okay, so for now just remember that कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे अंडरग्राउंड केबल्स जो हैं उनको प्रेफर किया जाता है. डेवलपिंग कंट्रीज़ में वी प्रेफर, व्हाट डू वी प्रेफर? ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. बट इवन दो जब डेवलपिंग कंट्रीज़ में वी आर यूजिंग ओवरहेड, देर आर फ्यू सिनारियोज जहाँ पे इट इज़ मोर सूटेबल टू यूज़ अंडरग्राउंड केबल्स. सो व्हाट आर दिस सिनारियोज? सो ऐसे जो एरियाज़ हो जाते हैं जहाँ पे जो पॉपुलेशन ज़्यादा बहुत हो जाता है, ठीक है, जो जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो एरिया में बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे एरिया में जो शॉक जो लगता है उसके रिस्क को अवॉइड करने के लिए अंडरग्राउंड केबल्स यूज़ करना ज़्यादा प्रेफरेबल है. और ऐसे एरियाज़ कहाँ पे है, कौन से हैं? तो ऐसे एरियाज़ मोस्टली होते हैं जो ऐसी जो सिटीज़ हो गई कि जहाँ पे जहाँ पे आप बोल सकते हो कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, जैसे कि बॉम्बे हो गई या ढाका हो गई, ठीक है. सो ऐसी सिटीज़ जहाँ पे पॉपुलेशन का डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे यू प्रेफर अंडरग्राउंड केबल्स. और दूसरा कि जो हमारे सब स्टेशंस हो गए, ठीक है, तो सब स्टेशंस के पास में जो प्लांट, सब स्टेशन के पास में से जो लाइंस जा रही है जो नॉर्मली ओवरहेड होती है, वहाँ पे मेंटेनेंस एक्टिविटी जो है वो
वो काफ़ी प्रॉब्लम वाली होती है, तो वहाँ पे अंडरग्राउंड केबल यूज़ करना ज़्यादा सूटेबल है। ओके, सो रिसेंटली अंडरग्राउंड सिस्टम जो है वो स्लोली पॉपुलर बन रही है बिकॉज ऑफ इट्स advantages, a lot of advantages over overhead systems, right? Even developing countries of Asia and Africa as well, वहाँ पे भी पॉपुलर बन रही है, ठीक है। सो कुछ कुछ लोकेलिटीज़ में इंस्टॉल भी हो रही है, ठीक है। और साथ साथ में इट इज़ गिविंग अ बिट ऑफ एक्स्ट्रा एडवांटेज, बिकॉज पहले क्या करते थे, पहले अंडरग्राउंड केबल जो है वो सिर्फ लो डिस्टेंस के लिए ही यूज़ किया जाता था, ठीक है। बट रिसेंटली बिकॉज ऑफ design improvements and manufacturing improvements, we are using it even in we are using it even for the high voltage purposes also. Okay, so let's discuss the difference between these overhead lines and underground lines. Okay, overhead transmission and underground transmission system in detail. So first and foremost thing कि overhead line जो कहाँ है वो कहाँ पे होती है, राइट। ओवरहेड लाइन जो होती है वो कहाँ पे होती है, वो पोल्स के ऊपर, या फिर तो हमारे टावर्स हो गए, एक टावर से दूसरे टावर तक इन दी एयर, इट्स इन द मिड एयर, वो स्विंग करते हुए जा रही है, ठीक है। विच मीन्स जो मेरी ओवरहेड लाइन है वो एक्सपोज हो जाती है अलग अलग वेदर सिनारियो से, वेदर कंडीशन से, राइट। अगर सनलाइट ज़्यादा हो रही है, अगर बारिश हो रही है, या फिर तो कोई स्टॉर्म आया हुआ है, स्नोफॉल हो रही है। यहाँ पे हमको गुजरात में, इंडिया में तो हमको स्नोफॉल नहीं दिखता, बट इन अदर कंट्रीज देर आर स्नोफॉल। सो अगर स्नोफॉल हो रही है, सो इन सभी सिचुएशन से जो ओवरहेड लाइन जो मेरी है, इट वुड स्टे एक्सपोज्ड। सो लेट्स राइट exposed to atmospheric conditions, राइट। और अंडरग्राउंड में हम लोग क्या करेंगे, उसको तो हम लोग क्या कर रहे हैं, गड्ढा बना के ग्राउंड में हम लोग बरी कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर जो मेरे केबल जो है वो सारे ग्राउंड में रहेंगे तो इट डज नॉट गेट एक्सपोज्ड, राइट। अगर ग्राउंड में रहेंगे तो कोई एटमॉस्फेरिक कंडीशन का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं आएगा, सो डज नॉट गेट एक्सपोज्ड। देन क्या होता है दूसरा, कि जब भी कोई ऐसी, जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो, यू आर visiting some place, okay, visiting some very uh, some museum or some place which is very beautiful, और वहाँ पे if you see a pole and transmission line hanging in, it does not look very attractive or beautiful, right? So जो crowded नेटवर्क, मतलब जो ब्यूटीफुल प्लेसेस है वहाँ पे जब हम लोग ये ऐड कर देते हैं तो वो ऐसा लगता है कि जैसे क्राउडेड नेटवर्क हो गया है, ठीक है। तो अच्छी जो लोकेलिटीज़ है उसकी जो ब्यूटी है वो स्पॉइल कर देते हैं। सो स्पॉइल्स ब्यूटी ऑफ गुड लोकेलिटीज। वेरएस अंडरग्राउंड केबल तो कहाँ होते हैं, ग्राउंड के अंदर बरीड होते हैं, ठीक है। तो network cannot be seen, hence it does not affect the beauty of the locality in any ways, okay। So network is invisible or grounded, right। नेक्स्ट पॉइंट हमने अभी ही डिस्कस किया था कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन जो होती है वो अंडरग्राउंड के कंपैरिजन में चीपर होती है, और इसीलिए
ओवरहेड को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, बिकॉज कॉस्ट जो है वो बहुत कम होता है अंडरग्राउंड कंपैरिजन में. अंडरग्राउंड इज़ वेरी एक्सपेंसिव. दूसरी बात, अगर जो मेरी ओवरहेड लाइन जा रही है उसमें क्या हुआ कि समझो कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, या फिर जो मेरा एक सिंपल 3 फेज़ लाइन जो मेरी जा रही है उसमें से एक फेज़ जो है वो कट हो गया और गिर गया. तो व्हेन यू सी दैट लाइन, व्हेन यू सी दैट केबल कट ऑफ, यू कैन से दैट कि यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, या फिर यहाँ पे जो मेरा कंडक्टर था, जो मेरा केबल जा रहा था वो कट हो गया है. ठीक है. सो फॉल्ट डिटेक्शन बहुत ईजी हो जाता है. बट when my cable is underground, you cannot see that, and as you cannot see that, you cannot determine कि कहाँ पे हमारा फॉल्ट हुआ है. ठीक है. इवन दो देर आर मेथड्स कि जहाँ पे आप डिटरमाइन कर सकते हो जिसकी हेल्प से कि फॉल्ट कहाँ पे हुआ है, बट इवन दो दे आर नॉट वेरी प्रिसाइज और एक्यूरेट. ओके. सो fault detection is different in both. So let's write fault detection is easy. Fault detection is easy. यहाँ पे क्या आएगा? Fault detection requires, let me make space for it, special tastes. Okay. Then ओवरहेड लाइन में मैंने आपको बोला क्यों क्या हो रहा है, वो वेदर कंडीशन से वो ज़्यादा एक्सपोज हो रही है. सो इट विल टॉलरेट all the weather conditions, be it rain, be it storm, be it sunlight, be it anything. Okay. So because of that, what will happen? Maintenance ज़्यादा आएगा overhead का, because it is getting exposed to a lot of atmospheric conditions. So frequent maintenance. Same ways in underground, because it is not getting exposed to any of the weather conditions, and it is not getting exposed to any other circumstances. So उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ही कम आएगा, वो बहुत ही कम एक्सपोज होगा. ओके. सो मेंटेनेंस इज ओनली ओकेशनल. maintenance is only occasional in case of underground lines. राइट. उसके बाद जब अगर फॉल्ट होता भी है, ओके, नाउ लेट्स से यू डिटेक्टेड द फॉल्ट. ओके. तो फॉल्ट डिटेक्ट करने के बाद उसको रिपेयर करने में ओवरहेड लाइन में टाइम बहुत कम लगता है, और उसकी वजह से कंज्यूमर्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी के बिना रहना नहीं पड़ता. कंज्यूमर बहुत कम सफ़र करते हैं. बट इन अंडरग्राउंड लाइन, बिकॉज आपको पहले तो फॉल्ट डिटेक्ट करना पड़ेगा. फॉल्ट डिटेक्ट करके जो आपका एरिया है, बिकॉज इट्स इवन द फॉल्ट डिटेक्शन इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट और प्रिसाइज, राइट. सो उसको पहले डिटेक्ट करना पड़ेगा. उसके बाद आपको जो केबल को बरी किया है आपको उसको निकालना पड़ेगा. उसके बाद आपको रिपेयरिंग करना पड़ेगा. दैट होल प्रोसेस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. सो कंज्यूमर्स हैव टू सफ़र फॉर द लॉन्गर टाइम. तो अगर ओवरहेड लाइंस में अगर कंज्यूमर जो है वो कुछ घंटों के लिए परेशान हो रहा है, तो अंडरग्राउंड में हो सकता है वो कि पूरे दिन के लिए वो परेशान हो जाए. ओके. सो यहाँ पे क्या आएगा? डिटेक्शन एंड रिपेयरिंग टेक्स short time for overhead. Detection and repairing takes short time. Let me write and the other way so it can. Okay. Same ways underground में क्या आएगा? Detection and repairing takes
more time. Okay, detection and repairing takes more time. Then उसके बाद क्या आएगा कि अगर फॉल्ट जो होता है, फॉल्ट होने के बाद जब हम कंडक्टर ज्वाइन करते हैं या फिर कंडक्टर को रिप्लेस किया जाता है, सो इट इज़ कंपैरेटिवली ईजी इन ओवरहेड लाइन कंपेयर टू अंडरग्राउंड लाइन. ओके, वाई? बिकॉज ओवरहेड लाइन में जो मेरे जो कंडक्टर्स हैं उनको एक्सेस करना ईजी है, जबकि अंडरग्राउंड लाइन में क्या है, केबल ज्वाइन करना टीडीएस जॉब माना जाता है बिकॉज उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है. ठीक है, even though overhead line में you have to reach till your conductor, it is at very high, it is very um, it is located at very heighted place. even though ओवरहेड लाइन में क्या होता है, आपका ज्वाइनिंग जो है वो इजी होता है. ठीक है, दूसरी बात, जब आप ओवरहेड लाइन या फिर ओवरहेड सिस्टम में आप ट्रांसमिशन लाइन बना रहे हो, तो जो उसका पूरा ट्रांसमिशन लाइन को जो हमारा पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको एस्टाब्लिश करने में जो चीज़ें लगेगी, वो पूरा जो सिस्टम है उसको कंस्ट्रक्ट करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा. वाई? बिकॉज यू हैव टू गेट रेडी दैट tower that you are using, get ready all those other things, right? Conductor binding, so it takes very much time. और अंडरग्राउंड में तो क्या है, यू जस्ट हैव टू ले द केबल्स, जस्ट dig the hole and lay out the cables. So construction time is more, construction time is less. Less. Here we go. उसके बाद जो ओवरहेड लाइन है उनको ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि जो अगर देयर आर चांसेस कि अगर बिजली हो रही है, if there is lightning strike, it can strike my overhead line. और अगर कोई ट्री है तो it can fall over my overhead line, which will not be possible in the case of underground again, because it is buried in the ground, right? So that is one point. Then जो ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ पे चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि किसी को शॉक लग जाए. ठीक है, ओवरहेड लाइन की बारे में बात कर रहा हूँ. वेरस अंडरग्राउंड में तो सबसे पहले एक तो वो ऑलरेडी ग्राउंड में बरीड होते हैं, प्लस अंडरग्राउंड में आई वुड लाइक टू टेल यू जो कंडक्टर्स यूज़ होते हैं उनके ऊपर जो इंसुलेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा थिक होता है. सो कोई चांस आपको शॉक लगने का होता ही नहीं है अंडरग्राउंड में, ऑलमोस्ट क्लोज टू नन. ओके, देन ओवरहेड सिस्टम जो हो गई उसके अंदर जो डिस्टर्बेंसेस आते हैं, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में वो जो है वो क्या करता है, डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस करता है. वाई? बिकॉज ऑफ, डू यू रिमेंबर वी डिस्कस्ड अबाउट दिस इन प्रीवियस लेक्चर, बिकॉज ऑफ कोरोना इफेक्ट. ओके, so produces disturbances to telecommunication systems, produces disturbances in telecommunication network. जबकि अंडरग्राउंड में क्या होता है, अंडरग्राउंड में ऐसा कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता, राइट? नो disturbances. देन जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है ओवरहेड लाइन का वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा होता है. वाई? बिकॉज कंडक्टर के बीच में जो स्पेसिंग है वो हमेशा उसके अंदर कितनी होती है,
बहुत ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा स्पेसिंग रहेगी उतना ज़्यादा इंडक्टिव रिएक्टेंस रहेगा। एंड बाय दैट सेम लॉजिक, बिकॉज अंडरग्राउंड केबल्स में जो है वो जो डिस्टेंस जो रहता है कंडक्टर्स के बीच में वो कम रहता है, और उसी की वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ दैट लेस डिस्टेंस वी गेट what we get very less, because of that very less spacing between the conductors, जो रिएक्टेंस है वो भी आपको बहुत कम मिलेगा। लास्ट पॉइंट, अब जो मैंने बताया कि ओवरहेड लाइन में रिएक्टेंस ज़्यादा होता है, तो रिएक्टेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप जो रहेगा वो भी लाइन का वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा रहेगा। और अंडरग्राउंड में क्या होगा, बिकॉज आपका जो रिएक्टेंस है वो कम है तो आपका वोल्टेज ड्रॉप भी कम रहेगा। ओके, सो लेट्स पॉइंट इट डाउन। हाई वोल्टेज ड्रॉप and less voltage drop. Now we will be discussing कि जो केबल जो होता है उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है, उस केबल्स को यूज़ करने के लिए। तो वो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकती है, ठीक है। सो पहले तो जो हमारा केबल है उसको डिसाइड करने के लिए हम लोग सबसे पहले कौन से पैरामीटर्स के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले तो होता है उसके वोल्टेजेस, कंडक्टर के वोल्टेजेस, ठीक है। दैट एंड अनदर वन इज सर्विस, कि कौन से टाइप की सर्विस यू आर यूजिंग। ओके, बट इवन दो लेट्स डिस्कस कि कौन से दूसरे पैरामीटर्स भी इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले जो होता है कि कंडक्टर का मटेरियल क्या है, ठीक है। कंडक्टर का मटेरियल क्या है, इट कैन बी एल्यूमिनियम और इट कैन बी कॉपर। कंडक्टर मटेरियल, इट कैन बी एल्यूमिनियम, इट कैन बी कॉपर। बट अगर कॉपर का यूज़ होता है तो क्या होता है, उसके ऊपर टिन का जो एक कोटिंग है वो लगा दिया जाता है। टिन का कोटिंग कॉपर पे क्यों लगाया जाता है, बिकॉज कॉपर इज़ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। तो कॉपर क्या करता है, जो हमारा इंसुलेशन लेयर होता है उसके साथ वो केमिकल रिएक्शन कर देता है, और उसकी वजह से क्या होता है, कॉपर का इरोजन हो जाता है, इरोजन शुरू हो जाता है, ठीक है। उस वो रस्टी होने लगता है। सो टू अवॉइड दैट उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, टिन का कोटिंग लगा देते हैं। दूसरा, हम क्या करते हैं, स्ट्रैंडेड टाइप ऑफ कंडक्टर्स हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। स्ट्रैंडेड टाइप ऑफ कंडक्टर्स क्या होता है, स्ट्रैंडेड टाइप ऑफ कंडक्टर्स, तो ये ऐसे कंडक्टर्स होते हैं कि जिसमें जो जो अगर आप कोई नॉर्मल, अगर आप सॉलिड कंडक्टर सोचोगे तो उसमें क्या होगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज़्यादा होगा, और जो मेरा जो कंडक्टर है इट विल बी वेरी थिक, राइट। बट what if we use many conductors of small cross section area and all of them bunch together, तो क्या होगा, मेरा केबल एक तो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, और दूसरा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था स्किन इफेक्ट। तो स्किन इफेक्ट जो है उसको भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बाय यूजिंग स्टैंडर्ड टाइप ऑफ कंडक्टर्स। ओके, दूसरा, जब मेरा कोई केबल जो है वो करंट कैरी करता है तो क्या होता है, हीट भी वो कैरी करता है, ठीक है। और हीट कैरी करता है तो क्या होता है, मेरे कंडक्टर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो केबल ऐसा होना चाहिए जो ओवरहीट ना पकड़े, ओवरहीट ना हो, ओवरहीट शुड नॉट प्रेजेंट और ओवरहीट शुड नॉट टेक प्लेस। ओके, अब जो हमारी केबल की लाइन होती है उसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप, व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप, IR ड्रॉप, वी डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर एज वेल। ओके, सो IR ड्रॉप जो है उसका वैल्यू कम होना चाहिए। सो IR वॉल्ट सॉरी IR ड्रॉप शुड बी इन लिमिट,
उसके बाद क्या होता है, वोल्टेज रेटिंग जो है, ठीक है। सो जो मेरा इंसुलेशन है, वो इंसुलेशन की क्वालिटी और जो कवरिंग जो है कंडक्टर का, वो सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो सबसे पहले ही मैंने आपको बताया, वोल्टेज रेटिंग जो होती है मेरे ये सिस्टम की, ओके, वोल्टेज रेटिंग के ऊपर वो पूरा डिपेंड करता है, ओके। सो वी हैव टू पिक दैट इंसुलेशन ऐसा हमको पिक करना पड़ेगा कि जो जल्दी डैमेज ना हो, बेस्ड ऑन द वोल्टेज रेटिंग, राइट। देन सबसे बाहर का जो कवरिंग होता है जिसको हम सर्विंग बोलते हैं, ठीक है, केबल जो होता है उसके उसमें सबसे बाहर का जो सबसे बाहर का कंपोनेंट होता है उसको हम सर्विंग बोलते हैं। वी विल बी वॉचिंग दैट इन डिटेल इन नेक्स्ट लेक्चर। तो वो जो सर्विंग है, ठीक है, वो मैकेनिकली टफ होना चाहिए। इट शुड बी स्ट्रांग इनफ कि वो उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगने पे या वो उसको खींचने पे या फिर उसको केबल को ले बिछाने में क्या होना चाहिए, वो ब्रेक नहीं हो जाना चाहिए केबल। सो इट शुड बी मैकेनिकली स्ट्रांग, राइट। एंड सर्विंग के साथ साथ देयर इज अनदर लेयर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मरिंग, ओके। तो आर्मरिंग जो है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए, जिसकी वजह से जो मेरा केबल है इट स्टेज मैकेनिकली स्ट्रांग एंड डज नॉट गेट्स डैमेज्ड, राइट। सो वी विल कीप दिस लेक्चर टिल हियर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जो हम मेरे अंडरग्राउंड केबल हो गए उनका जो जनरल कंस्ट्रक्शन होता है वो कैसे होता है वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम अलग अलग तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। सो वी विल कीप दिस लेक्चर टिल हियर। Thank you very much for listening. I will be seeing you in the next lecture. Thank you. Goodbye.